मोहब्बत के नाम से आजकल जिक्र 24 के चुनाव पर एक दूसरे से इन पार्टियों की मोहब्बत का जिक्र भी आ रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, जिसका मकसद 2024 के चुनाव के पहले महागठबंधन बनाना है। लेकिन बात शुरू करते हैं देश की आज़ादी के वक्त से, और जरा सब्र से सुनिएगा ऐसा क्यों। जब देश आज़ाद हुआ था तब छोटी बड़ी 565 रियासतें हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल तब गृह मंत्री थे। उन्होंने साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का इस्तेमाल करके इन रियासतों को या इन सारे छोटे छोटे रियासतों को भारत में मिला दिया, उनका विलय करवा दिया और एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाया। लेकिन आज़ादी के बाद 76 साल बीत जाने के बाद भारत में 565 रियासतों की जगह सैकड़ों नई नई रियासतें बनती दिख रही हैं। और गलत मत समझिएगा, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ। आज रियासतें कहाँ हैं, ये किस चीज़ का जिक्र है। आज किसी राजा का राज तो चल ही नहीं रहा। किस जगह पर राजा के बेटे या बेटी को राजपाट दिया जा रहा है, बताइए। मुझे लगता है आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे होंगे और ये सवाल मुझसे पूछ रहे होंगे आप। ये सब सवाल आ रहे हैं या आ रहे होंगे और ये स्वाभाविक है, आने भी चाहिए। आप इस तस्वीर को देखिए। ये बेंगलुरु में आज मीटिंग कर रही राजनीतिक पार्टियों की तस्वीर है। आज बेंगलुरु में 26 पार्टियां जमा हुई। जाहिर है ये सभी पार्टियां अगले साल यानी 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। सियासी पार्टियों को यह हक है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। इससे पहले 17 जून को भी पटना में इनमें से 15 पार्टियां जुटी थी। इस लिहाज से आज इन विपक्षी दलों की ये दूसरी मीटिंग है। इस बार इनमें 11 नई पार्टियों को जोड़ दिया गया है, यानी विपक्ष का कुनबा बड़ा है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें मौजूद पार्टियों को देखो अगर आप गौर से, तो साफ नजर आता है कि ज्यादातर पार्टियां वो है जिनके अध्यक्ष या कर्ता धर्ता वो नेता हैं जिन्हें सियासत विरासत में मिली है। आप देख सकते हैं बेंगलुरु में मौजूद कुछ सियासी पार्टियों का विरासत वाला कनेक्शन क्या है। इनमें कांग्रेस है, ये आपके सामने, फिर डीएमके है, टीएमसी है, आरजेडी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उद्धव ठाकरे गुट की, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, अपना दल है। ये वो सारी पार्टियां हैं जिनकी फैमिली पिक्चर आपके सामने रख रही हूं। ऐसा लगता है कि ये पार्टी का नहीं बल्कि एक फैमिली का इतिहास हो। इन पारिवारिक पार्टियों की खास बात यह है कि इनका नेतृत्व या रिमोट हमेशा किसी ना किसी परिवार के पास रहा है। इनमें कुछ अपनी पार्टियों के अध्यक्ष हैं, कुछ सीएम हैं या सीएम रह चुके हैं, कुछ मंत्री हैं तो कुछ सांसद और विधायक हैं। इनमें ऐसे नेता भी हैं जो किसी पोस्ट के बगैर भी अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की इस बैठक का सियासी मकसद क्या है, इसके लिए मैं आपको जयंत चौधरी की इस बाइट को सुनाती हूं। Bengaluru is a little far from Delhi, but we all have to find our way back to Delhi. That is my comment on this. Entire opposition needs to work together and forge a path to Delhi for the common citizens of India. यानी ये पार्टियां इस एकता के जरिए बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश करना चाहती हैं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो राजनीति में परिवारवाद की खुलकर मुखालिफत करती रही हैं। इनमें बीजेपी है, लेफ्ट पार्टियां भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ खुलकर हमला करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए दीमक हैं। पिछले महीने 27 जून को भोपाल की रैली में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला करके ये साफ कर दिया कि 2024 में भी उनके निशाने पर परिवारवादी पार्टियां रहेंगी। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए।
आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। हालांकि आज बीजेपी से भी इस मसले पर सवाल विपक्ष की तरफ से किए गए, जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एक बार फिर से एनडीए के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां भी राजभर एंड फैमिली को लेकर परिवारवाद वाला जो आरोप है वो लगातार लगता रहा है। परिवारवाद निश्चित रूप से हमारे देश की राजनीति की कड़वी सच्चाई है, लेकिन कोई पार्टी इसे खुलकर मंजूर करती है क्या? कई पार्टियों में पीढ़ियों से परिवारवाद चल रहा है। कुछ पार्टियों में परिवारवाद की शुरुआत हो ही रही है और इन पार्टियों की फर्स्ट फैमिली की दूसरी कतार रेस में है। परिवारवादी दल यूपीए में है, एनडीए में भी है। कुछ परिवारवादी दल ऐसे भी हैं जो ना यूपीए में है और ना ही एनडीए में है, जैसे आंध्र की वाईएसआरसीपी, तेलंगाना की भारतीय राष्ट्र समिति, ओडिशा की बीजू जनता दल। मतलब परिवारवाद के दलदल में सब के सब डूबे हुए हैं। ऐसे में सवाल आज की मीटिंग पर है, परिवारवाद पर है। इस सवाल पर आगे बढ़ूं उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा आपको सुनाना चाहती हूं। यह किस्सा है बिहार के पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ। वाकया 1985 का है। तब बिहार में विपक्षी नेता मिलकर विधानसभा के उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी उन दिनों विपक्ष के विधायक दल के नेता हुआ करते थे। तब उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामजीवन सिंह ने उनसे कहा कि मुझे अपने कोटे से केवल एक ही टिकट चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी ने सोचा कि वो अपने लिए टिकट मांग रहे होंगे, तो उन्होंने कहा आपका टिकट तो फाइनल है। लेकिन जब रामजीवन सिंह ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके बेटे रामनाथ ठाकुर के लिए टिकट मांग रहा हूं, ये सुनकर कर्पूरी जी गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे बेटे को विधायक का टिकट देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं एक परिवार में एक ही टिकट के सिद्धांत का समर्थक हूं। पार्टी को अगर लगता है कि मेरा बेटा ज़्यादा काबिल है तो उसे ही टिकट दे दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनकी ये बात सुनकर सब हैरत में पड़ गए, लेकिन फिर सब नेताओं ने उन्हें मना लिया कि ठीक है, आप ही चुनाव लड़िए। आपके बेटे को चुनाव नहीं लड़ने देंगे या उन्हें टिकट नहीं देंगे। राजनीति का एक वो भी दौर था जब परिवार हित से ज़्यादा विचार और सिद्धांत और राष्ट्र हित को मान्य दिया जाता था। आज की राजनीति में आप ये कल्पना कर सकते हैं, आज तो यही सुनने में आता है कि फला नेता अपने बेटे और बेटी या रिश्तेदार की टिकट के लिए अड़ गया है, उसको ये मिनिस्ट्रियल बर्थ चाहिए। इन छोटी बड़ी पार्टियों के नेता ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इन सब के पास एक निश्चित वोट बैंक है। उन्हें ये भरोसा है कि उनका वोट बैंक उनके साथ रहेगा, यानी आप उनके साथ रहेंगे। इस वोट के जरिए दूसरी पार्टियों से वो मोलभाव करते हैं, गठबंधन बनाते हैं। लेकिन इन पार्टियों में एक पैटर्न साफ नजर आता है। इन पार्टियों का नंबर एक नेता और दूसरी कतार का नेता एक ही पार्टी का होता है। ये उनका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, बेटा नहीं तो भतीजा हो सकता है, लेकिन रहेगा वो परिवार का ही। सारी रीजनल पार्टियों की यही हालत है। कांग्रेस में भी ऐसा ही है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक यही हुआ। हालांकि आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन पार्टी में ये परिवार हर बड़े फैसले में शामिल होता है। हमारे देश में हमने लोकतंत्र का वेस्टमिनिस्टर सिस्टम अपनाया है। मतलब हमारे लोकतंत्र का ढांचा बहुत कुछ इंग्लैंड जैसा है। इंग्लैंड में राजशाही के साथ लोकतंत्र है। वहाँ राजा के पास असली पावर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर के पास असली पावर है।
लेकिन वहाँ भी भारत या हमारे पड़ोसी देशों की तरह पार्टियों में एक परिवार की नहीं चलती है। जो मुल्क अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमने पाया जो भी मुल्क अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे वहाँ अब राजशाही तो नहीं है, लेकिन इन देशों की सियासत में राजशाही वाला पैटर्न बिल्कुल एक साई का है। आप चाहे पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ पर भुट्टो परिवार, नवाज शरीफ परिवार या दूसरे राजनीतिक परिवार हैं। नेपाल को देख लीजिए, वहाँ पर कोइराला जैसे सियासी परिवार है। श्रीलंका में सेनानायके, राजपक्षे, जयवर्धने, या फिर बांग्लादेश का जिक्र कर लीजिए आप, जहाँ शेख हसीना और खालिदा जिया जैसे नेता हैं। एशिया के कई और देशों में भी आपको सियासी ख़ानदान दिखेंगे, लेकिन जब आप कभी इंग्लैंड के ग़ुलाम रहे अमेरिका का सिस्टम देखेंगे ना, तो वहाँ उन्होंने पार्टियों में एक शख्स या एक फैमिली को हावी होने ही नहीं दिया। अमेरिका में सीनियर कैनेडी, कार्टर और बुश और क्लिंटन और बाइडेन जैसी पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, लेकिन इनमें से कोई ताउम्र अपनी पार्टी का ना तो अध्यक्ष रहा, ना ही कुर्सी का एकमात्र दावेदार रहा। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र में फैमिली फर्स्ट वाली मानसिकता हम में अभी भी बरकरार है। जब तक लोकतंत्र में फैमिली की बजाय टैलेंट को तरजीह नहीं मिलेगी, हमारा लोकतंत्र मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम मजबूती से वहाँ तो रहेंगे, लेकिन वो जो हमारे हर परेशानी, हर चैलेंज से लड़ने का मादा है, वो कहीं ना कहीं चोटिल होता रहेगा। और इसीलिए एज अ वोटर आपको बहुत सोच समझ के अपने वोटों को एकदम संजो कर रखना चाहिए और सोच समझ कर उसे किसी पार्टी को सौंपना चाहिए।